हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होता है ग्रेविटी? ये भी एक टाइप का क्या है, त्वरण ही है। जैसे आप नॉर्मल त्वरण पढ़ते हैं, जैसे जिसको ए से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पर त्वरण ना बोल के हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। तो क्यों यहाँ पर ग्रेविटी यूज हो रहा है? देखिए, पृथ्वी का किसी भी वस्तु को अपनी ओर यानी कि अपने सेंटर की तरफ खींचने की एक क्षमता होती है। ठीक है, जिस क्षमता से वो किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, पृथ्वी खींचती है, तो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर उस वस्तु के मास से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें मिलता है एक एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जब मास वस्तु का से डिवाइड कर दिए हैं, जितने भी पृथ्वी के खींचने की क्षमता है, फोर्स जितना लगा रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है, इसी का नया नेम हम इसको बोल देते हैं ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिवाइड करते हैं, जी बोलते हैं ना, ग्रेविटी बोलते हैं। स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। जैसे नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है, उसका काम क्या होता है? स्पीड को बढ़ाना या फिर घटाना या फिर डायरेक्शन को चेंज करना। ठीक है, उसी तरह ये जी का भी वही काम है। यहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं है, सेम वही जी है। बस इस जी का से इसका मतलब सिर्फ इतना हो जाता है, ये जो एक्सेलरेशन आ रहा है ये पृथ्वी के कारण आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, जो अर्थ है किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है, तो यहाँ पर क्या है, सेब ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये जो पेपर है ये भी नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो ये गिरने का रीजन क्या है? क्योंकि नीचे की तरफ आपका जी काम कर रहा है, तो जो भी स्पीड है ये नीचे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ये वस्तु नीचे की तरफ गिरता जाएगा, उसका स्पीड बढ़ता जाएगा और अब वस्तु तेजी से नीचे की तरफ गिरता जाएगा। तो कितना तेजी से गिरेगा, कितना टाइम पर कितना किसी वस्तु का स्पीड हो जाएगा, अगर इसको ऊपर फेंका जा रहा है तो कब उसका स्पीड किस टाइम पर कितना हो जाएगा और कब उसका स्पीड जीरो हो जाएगा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, इस वाले टॉपिक में। तो एक एक करके देखेंगे इसमें सारी चीजें। क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में? देखिए, मोशन अपवर्ड है, मोशन डाउनवर्ड पढ़ेंगे, यानी कि किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो कैसा मोशन होगा, नीचे की तरफ फेंक दिया जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा, टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, ये सब स्टडी करेंगे। फिर फ्री फॉल मोशन करेंगे, पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि या तो किसी वस्तु को यू स्पीड से नीचे की तरफ फेंक दिया जाए या फिर कह लीजिए जीरो स्पीड से नीचे की तरफ गिरा दिया जाए, तो क्या उसका स्पीड होगा, कितने टाइम पर वो धरातल पर आ जाएगा, ये सारी चीजें स्टडी करते हैं इसमें। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। इसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई कार वगैरह अगर चला रहे हैं, तो कार पर ब्रेक लगाने के बाद वो देखिए, गाड़ी क्या है, कार कुछ दूर सरकता है ना सड़क पर, तो कितना दूर जाकर वो रुक जाएगा, वो कितना डिस्टेंस चलेगा ब्रेक लगाने के बाद, ये चीजें हम इसमें पता करते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक जो था, पहला और दूसरा, मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये पढ़ना है कि किसी वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, तो आप जानते हैं, जैसे फिलहाल एक एग्जांपल के लिए, गेंद को आप ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, जिस स्पीड से फेंकेंगे आप, वो स्पीड धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि किसी समय पर उसका स्पीड जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा स्पीड, तो अब तो ऊपर जाएगा ना, अब वो क्या होगा, गेंद नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो कब किस टाइम पर वो इसका स्पीड जीरो हो जाएगा, कब वो नीचे की तरफ डायरेक्शन मुड़ जाएगा, ये सारी चीजें पढ़ना है हमें। तो ये सारी चीजें, और किस कारण होता है, स्पीड क्यों घट रहा है, वहां जब हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ऊपर की तरफ क्या होगा, स्पीड घटने लगेगा। क्यों घट रहा है? ये ग्रेविटी के कारण ही होता है। मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड पढ़ने से पहले हम पहले ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि किस रीजन से क्या क्या हो रहा है। वो जब समझ जाएंगे ग्रेविटी, तो हम आसानी से समझेंगे कि अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन कैसे होगा। तो फिलहाल हम समझते हैं ग्रेविटी कि अगर पूरे संसार को हमें दो भागों में बांटना हो मेनली रूप से, तो हम कह सकते हैं कि पूरा संसार सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक तो मैटर से बना हुआ है, मैटर्स यानी कि पदार्थ, ठीक है, और दूसरा है आपका एनर्जी। इन्हीं दो चीजों में सारा चीज छुपा हुआ है। अब मैटर करने का मतलब क्या हो गया, जिसमें कुछ न कुछ इसका मास होगा ही होगा। आप
छोटी से छोटी चीज लेकर बड़ी से बड़ी चीजों को लेकर देखिए कुछ ना कुछ उसका अगर मास होगा तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, मैटर में काउंट करेंगे, और जिसका मास नहीं होता है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। आप कोई भी एग्जांपल ले चाहे घर में रखा हुआ है या फिर बाहर। जैसे बाहर प्राकृतिक नेचर अगर लेते हैं तो जैसे पहाड़ हुआ, उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। घर में रखी हुई चीजें आप लेंगे, टेबल मेज, जल हुआ, आपका बॉडी हुआ, आयरन हुआ, जितने भी जीव जंतु हुए उनका कुछ न कुछ मास होता है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। पेड़ पौधे हुए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हुए हैं, तो इन सारी चीजों देखा जाएगा उनका कुछ न कुछ मास होता है। इन सारी चीजों को हम कलेक्टिवली मैटर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है ये एनर्जी। तो एनर्जी का क्या होता है, इसका कुछ मास नहीं होता है, इसका मास जो होता है जीरो होता है। जिस वस्तु में भी कुछ न कुछ अगर मास होगा, वो मास क्या होता है, एक दूसरे को खींचता है। सपोज मान लीजिए एक हमने मास रख लिया, इसका मास हमने रख लिया m1 नाम दे दिया, एक दूसरा वस्तु है जिसका मास हमने दे दिया m2। तो ये दोनों वस्तु है ना एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। ये इस बस m1 को मास को m2 खींच रहा होगा और m2 मास को m1 खींच रहा होगा अपनी तरफ, ठीक। अब तो इसमें देख ले सकते हैं जीव जंतु का, जैसे फिलहाल आप समझ लीजिए हाथी है यहाँ पर एक आदमी है, मैन, ठीक है। तो हाथी का कुछ ना कुछ मास है, मैन का कुछ ना कुछ मास है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ये मैन है ये हाथी है, ये भी मैन को हाथी अपनी तरफ खींच रहा होगा और हाथी को मैन अपनी तरफ खींच रहा होगा, ठीक है। इतना भी छोटा से छोटा मास हो, अगर उसका कुछ ना कुछ मास है तो वो एक दूसरे को खींचेंगे ही खींचेंगे। उस खिंचाव को, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वाकर्षण बोल आप बोल सकते हैं हिंदी में। ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा इनके मास पर, कि मास किसका कितना है। उनके प्रोडक्ट पर जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ये फोर्स लगाएंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 मास के और m2 मास के प्रोडक्ट के, यानी कि दोनों का गुणनफल जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। और किस बात पर डिपेंड करेगा ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। अब r क्या है यहाँ पर, r है उन दोनों वस्तुओं के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हाथी और मैन के बीच में देखा जाएगा तो इनके बीच का कितना डिस्टेंस है ये देखेंगे। m1 m2 की मास के यहाँ पर देख रहे हैं तो इनके बीच कितना डिस्टेंस है ये आप देखेंगे। अगर इनके बीच का डिस्टेंस r है तो 1/r² के प्रोपोर्शनल है ये, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना फोर्स कम लगेगा, वो भी स्क्वायर के रेशियो में घटेगा, ठीक है। तो इन दोनों के एक साथ अगर देखा जाए फोर्स को हम लिख सकते हैं कि m1 m2 अपन r²। जितना ज्यादा डिस्टेंस उसका स्क्वायर करेंगे उतना ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस फोर्स को हम एक कांस्टेंट लगाकर इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं m1 m2 अपन r²। तो ये फोर्स तब हम अप्लाई करते हैं जब वस्तु का जो शेप हो क्या हो, सिमेट्रिकल हो। जैसे यहाँ पर हम m1 और m2 लिए हैं तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तब हमें ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अगर सिमेट्रिकल नहीं है वस्तुएं तो ये फार्मूला अगर आप लगाएंगे थोड़ा सा एरर आएगा उसमें, क्योंकि ये फार्मूला से जो फोर्स आएगा और जो एक्चुअल फोर्स लग रहा होगा उनके बीच उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो ये भी फार्मूला तब हम अप्लाई कर लेंगे अनसिमेट्रिकल वस्तुओं के लिए जब इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो।
जब दूर होता है तो ये फोर्स का कोई सिमेट्रिकल हो या ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल ये फार्मूला हम सिमेट्रिकल के लिए लगाते हैं। तो देखते हैं यहाँ से अब ग्रेविटी कैसे निकल कर आता है। अब यहाँ पर हमने देख लिया ना कि जो भी फोर्स लग रहा है वो दोनों वस्तुओं के मास के गुणनफल के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज्यादा उनका गुणनफल होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। कोई भी वस्तुएं हैं जैसे घर में रखी हुई एक यहाँ पर चेयर रख लेते हैं और एक दूसरी चेयर घर में रखी हुई है यहाँ पर, क्या इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है? तो बोलेंगे हाँ लग रहा है। लेकिन ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर वस्तु का मास देखेंगे अगर करोड़ों में हो ना, यानी कि कह लीजिए करोड़ केजी हो, एक मास का जो एक वस्तु का जो मास है 1 करोड़ केजी हो, दूसरे वस्तु का मास है 1 करोड़ केजी हो और उनके बीच पता करना हो कि फोर्स कितना लग रहा हो, तब भी वो फोर्स बहुत छोटा आता है। इसलिए हमें फील नहीं होता, हमें पता नहीं चलता कि वास्तव में ये वस्तुएं एक दूसरे को खींच रही हैं। आप देखिए जैसे आप यहाँ पर सामने अगर यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर घर में बैठा हुआ हो, ठीक है, और घर में ही दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ हो, तो ये भी एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन क्या पता चल रहा है, हमें फील होता है कि वो एक दूसरे को खींच रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये फोर्स ही बहुत नेग्लेजिबल है, बहुत छोटा है, इतना छोटा कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कोई हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ये कब पता चलता है? जब इनका मास किसके ऑर्डर का हो। ये देखिए पहले तो हम जान लेते हैं ये जी का वैल्यू कितना होता है। कैपिटल जी जो है यहाँ पर, जी को क्या बोला जाता है? इस कैपिटल जी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 और इसका जो भी यूनिट होगा, ठीक है, यूनिट हम निकाल सकते हैं, हमने पढ़ाया है कि कैसे निकाल जाता है। इसी फार्मूले से हम यूनिट बता सकते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये मीटर है तो मीटर का स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर, तो यूनिट निकालना कोई बड़ा काम नहीं है। इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू देख रहे हैं 10⁻11 ऑर्डर का है। तो जो भी वस्तु ये किसी वस्तु के मास में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 10⁻11 टाइम्स हो, वैसे ही वो क्या कर दे रहा है, छोटा कर दे रहा है उस फोर्स को। अब कोई वस्तु अगर 1 करोड़ केजी का है, कुछ हम मान ही लेते हैं यहाँ पर 1 करोड़ केजी का ये है, 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य। और यहाँ पर दूसरी वस्तु है 1 करोड़ का 10⁻7 केजी, ठीक है। अब इनके बीच डिस्टेंस भले ही कितना है, पहले ये ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। जो फोर्स है जी का वैल्यू जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें बस ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 10⁻11 ऑर्डर का है, यहाँ 10⁻7 गुणे 10⁻7 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर कर देना है। तो देखिए 1 करोड़ 1 करोड़ दो वस्तुएं हैं और उनके बाद जो फोर्स हम निकाल रहे हैं ये 10 की पावर कितना आ रहा है? 3 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मतलब कि 1 करोड़ 1 करोड़ मास होने के बावजूद भी केजी में है, उसके बाद भी ये फोर्स बहुत कम हो जा रहा है, क्योंकि आर से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 करोड़ 10 करोड़ केजी हो तब बहुत हमें ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, मास में कितना अंतर है, क्या नाम है, फोर्स में कितना अंतर आ रहा है ये पता नहीं चलता है। लेकिन वही मास अगर इससे बहुत ज्यादा हो, जैसे पृथ्वी का मास देखा जाएगा, चंद्रमा का मास देखा जाएगा, इतने बड़े बड़े ये ग्रह हैं और उपग्रह हैं कि इनका मास जब इस जी में मल्टीप्लाई होता है तो ये बहुत बड़ा नंबर आएगा, आता है ऊपर जी का मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये ऊपर वाला जो है बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो बहुत बड़ा नंबर आने के बाद ये फोर्स क्या हो जाता है, हम कंसीडर करने लगते हैं कि इतना ज्यादा फोर्स आ रहा है, वो हमें दिखाई देता है, उसका इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं भूगोल वगैरह में, ज्वार भाटा आपने सुना है। क्या होता है ज्वार भाटा? जो समुद्र जो चंद्रमा है, चंद्रमा जब समुद्र के पानी को खींचता है अपनी तरफ,
जब ये चंद्रमा नजदीक आ जाता है पृथ्वी के, तो समुद्र के पानी को अपनी तरफ खींचने लगता है, और ये क्या नाम है, जो आसपास शहर है उसके किनारे तक आ जाता है ये पानी। तो इसी चढ़ने को, पानी के चढ़ने को हम ज्वार बोलते हैं। और जो धीरे धीरे जब चंद्रमा इस पृथ्वी से दूर जाने लगता है, तो ये जो क्या नाम है, पानी आया चढ़कर ऊपर, तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। समुद्र के किनारे देखेंगे, जब ज्वार आएगा तो पानी जितना दूर रहेगा समुद्र में, वो बहुत पास आ जाता है। और जैसे ही चंद्रमा दूर जाएगा, तो ये धीरे धीरे घटकर समुद्र में चला जाता है, यानी कि ये किनारा जो है काफी दायरा बढ़ जाता है, तो उसी को भाटा हम बोलते हैं। तो चंद्रमा क्या कर रहा है, समुद्र के पानी को खींच पा रहा है। क्यों खींच पा रहा है? और इफेक्ट इफेक्ट दिख पा रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि चंद्रमा का मास बहुत ज्यादा है। तो जब मास बहुत ज्यादा हो, तो किसी हाई ऑर्डर का हो, तो वो हमें इफेक्ट उसका दिखता है। अगर हम अर्थ के मास की बात करें, अर्थ का जो मास होता है वो लगभग 10⁻24 ऑर्डर का होता है, इतने केजी में होता है। ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट होगा यहाँ पर, तो 10⁻24 ऑर्डर का होगा। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा जी में, यहाँ पर 10⁻−11 में, तभी निगेटिव में नहीं, ये क्या हो जाएगा, वो काफी बड़ा वैल्यू आएगा। इसलिए जब पृथ्वी किसी वस्तु को खींचता है, अब कोई वस्तु है तो 1 केजी 10 केजी से क्या फर्क पड़ेगा, ये अकेला मास ही है जो पृथ्वी का, यही उसके इसको बैलेंस कर दे रहा है, इसको बैलेंस करने से बहुत ज्यादा ला दे रहा है। इसलिए पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, तो उसका इफेक्ट दिखता है। जैसे किसी गेंद को, ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है, पृथ्वी से किसी गेंद को ऊपर फेंका गया है, तो गेंद ऊपर जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, वो नीचे गिरने लगेगा। वो हमें दिखता भी है कि जब ऊपर जा रहा है तो स्पीड धीरे धीरे घटने लग रहा है, घटने लग रहा है, वो दिख रहा है हमें। और एक समय आएगा कि उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बॉल का जीरो हो जाएगा। वो भी दिख रहा है कि स्पीड जीरो हो गया। अब क्या है, धीरे धीरे नीचे की तरफ उसका डायरेक्शन ही मोड़ देगा। अब ये नीचे की तरफ अब स्पीड बढ़ाने लगेगा, नीचे की तरफ बढ़ाने लगेगा, और कुछ समय बाद फिर वापस आ जाएगा। तो ये किस कारण आ रहा है, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आ रहा है। तो इसमें इफेक्ट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि पृथ्वी का मास बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पर ले लेते हैं, ये क्या है, अर्थ है, इसका मास हम कैपिटल एम ले ले रहे हैं। और ये कोई वस्तु है, इसका मास स्मॉल एम ले ले रहे हैं। इनके बीच का डिस्टेंस हम ले ले रहे हैं आर। ठीक, तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू G m m अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस आर का स्क्वायर। ये जो आर डिस्टेंस है ना, इसके पृथ्वी के सेंटर से लिया जाता है। ठीक, तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी के सरफेस से कुछ ही दूर ऊपर हो, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो, तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का जो रेडियस होता है आर, ये पृथ्वी का रेडियस अगर हम आर की बात करें, तो आर जो होता है 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जब किसी गेंद को हम ऊपर फेंकते हैं, तो कितना धरातल से ऊपर जाएगा, वही 100 मीटर 200 मीटर, वो कितना जाएगा। जैसे आप क्रिकेट आप देखते होंगे, तो उसमें देखेंगे अगर सिक्स लगता भी है तो 100 मीटर 96 मीटर 102 मीटर यही जाता है ना। इस किलोमीटर में 102 मीटर ऐड भी कर देंगे, तो कोई फर्क ज्यादा ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो धरातल से कुछ ऊपर जाएगा, यानी कि हमें रियल में रखना चाहिए कितना, 6400 किलोमीटर प्लस 100 मीटर, और तो किलोमीटर में और 100 मीटर में ऐड करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए जो फोर्स होता है ना यहाँ पर, इस फोर्स को धरातल पर जो हम स्टडी करते हैं किसी भी वस्तु के मोशन के बारे में, तो हम उसका ख्याल नहीं करते हैं कि वस्तु से कितना ऊपर है, अगर वो नजदीक नजदीक ही है तो। ठीक है, धरातल के नजदीक ही है तो इसलिए हम यहाँ पर आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर यूज करते हैं, यानी कि पृथ्वी का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वही यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटी कैसे निकलेगा, तो जो ये फोर्स है ना, इस फोर्स को हम, जो फोर्स आया है, इसको हम एकांक मास में कितना फोर्स आया वो निकालते हैं। यानी कि कहने का मतलब पर यूनिट मास निकाला जाता है इसी फोर्स को। जो फोर्स है उसी को हम, जो वस्तु का मास है, डिवाइड कर देंगे, तो ये पर यूनिट मास में कितना फोर्स लग रहा होगा ये पता चल जाता है।
तो हमें क्या वैल्यू मिलता है, gm/r² वैल्यू मिलता है। m से डिवाइड कर दिए तो m दोनों तरफ था, तो इसलिए वो यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, राइट साइड वाला है मास। ठीक है, तो ये F/m जो न्यूटन का सेकेंड नियम है, F बराबर m में से, यहाँ पर देखिए मास फोर्स को मास से डिवाइड जब कर देंगे तो बचेगा क्या, ए त्वरण ही तो बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका gm/r²। यहाँ पर देखिए g का वैल्यू हमें पता ही है, ये m है, पृथ्वी का मास ये भी हमें पता ही होता है, रेडियस 6400 किलोमीटर पृथ्वी का रेडियस ये भी पता ही होता है। तो जब सारा वैल्यू रखते हैं ना, तो जो असलेशन होता है ये पृथ्वी के कारण, ये हमें पता चल जाता है। और पृथ्वी के कारण एक स्पेशल केस हो जा रहा है कि पृथ्वी के कारण निकाला निकाला जा रहा है ये त्वरण, इसलिए ये न लिख करके यहाँ पर हम स्मॉल g लिखते हैं। ये जब ये सारा वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, पृथ्वी का मास, रेडियस और जी का वैल्यू, तो यही चीज हमें निकल के आता है 9.8 लगभग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसी को नाम हम बोलते हैं ग्रेविटी, कि पृथ्वी का ग्रेविटी कितना है, 9.8 ऑन एवरेज। ठीक है, हर जगह पृथ्वी के धरातल पर हर जगह एक समान इतना ही नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है या समान रूप से उसका डेंसिटी नहीं है, कहीं थोड़ा सा दबा हुआ है पृथ्वी, कहीं से थोड़ा सा ऊंचा है। तो यहाँ अगर 9.8 है तो यहाँ पर 9.9 भी हो सकता है, कहीं पर 9.7 भी हो सकता है। ठीक है, ऑन एवरेज हम 9.8 की बात करते हैं, तो इसी को बोला जाता है ग्रेविटी। ठीक है, जिसका वैल्यू हम अक्सर याद रखे रहते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज हो रहा है। अब ये कोई और चीज नहीं है, ये भी क्या है, त्वरण ही है। अब इसका काम क्या है त्वरण का, हमने बताया है कि त्वरण का काम क्या होता है, या तो स्पीड को बढ़ाना, या तो घटाना, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करना, या फिर दोनों एक साथ हो सकता है कि डायरेक्शन भी चेंज करे और मैग्नीट्यूड भी बढ़ाए या घटाए। अब इस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, कहने का मतलब हर एक सेकेंड में ये स्पीड या तो 9.8 मीटर पर सेकेंड घटा देगा या फिर बढ़ा देगा, यही ना, यही तो त्वरण का काम है। जब भी पूछा जाएगा पृथ्वी का ग्रेविटी, तो हम मन में हमें हमेशा यही आएगा कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी के कारण जब बॉल ऊपर फेंकते हैं तो उसका मास सॉरी उसका स्पीड घटने लगता है, और एक समय पर जीरो हो जाता है, और फिर डायरेक्शन चेंज होकर वो नीचे की तरफ फिर गिरने लगता है, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन वही है, जी ग्रेविटी काम कर रहा है, तो फिर स्पीड नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को हवा में ऊपर फेंक दिया जा रहा है, तो उसका मोशन किस टाइम पर क्या होगा, कितना स्पीड हो जाएगा, कब स्पीड जीरो हो जाएगा, ये सब पता करते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, लड़का है, बॉल ऊपर की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, कितने स्पीड से फेंका है, 9.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ये ऊपर की तरफ गेंद को फेंका है। एक सेकेंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया है, 19.6 मीटर पर सेकेंड ही बचा उसका स्पीड। क्यों घट गया इसका स्पीड, ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ आपका क्या काम कर रहा है, ग्रेविटी काम कर रहा है, जी, और इसी जी का वैल्यू हमने अभी पढ़ा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड बाद उसका स्पीड कितना घटा देगा, 9.8 ही घटाएगा। देखिए इसमें घटाइए आप, जब जब हाथ से गेंद छूटा तो 19.4 स्पीड था, और एक सेकंड बाद स्पीड देखना है तो इसमें से हम 9.8 घटा देंगे, तो ये घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, और यहाँ पर 8 बचेगा, तो ये 18 हो जाएगा। 18 में से 9 जा 9, और यहाँ पर 1 बच जाएगा, 19.6 आ गया, तो यही 19.6 है यही। ठीक है, एक सेकेंड बाद और देखना है कि स्पीड कितना हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर ग्रेविटी नीचे की तरफ है, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और जो स्पीड है वो ऊपर की तरफ है, स्पीड क्या होगा, घटेगा। फिर स्पीड एक सेकंड बाद 9.8 ही बचा, ये कैसे पता चला कि एक सेकंड बाद 9.8 ही बचा रहेगा, इसमें से फिर अब घटाइए, देखिए 9.8 ही घटाएंगे, क्यों, यहाँ एक सेकंड बाद इतना ही स्पीड कम होगा, क्योंकि इतना ही तो त्वरण लग रहा है पृथ्वी के कारण। इसको घटाइए, देखिए 16 में से 8 जा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 8, यानी कि 18 में से 9 घटाएंगे तो 9.8। ठीक है, अब एक सेकेंड बाद फिर पता करना है, ये क्या है, एक सेकेंड आफ्टर है ये, एक सेकेंड होने के बाद।
फिर क्या है, ये 1 सेकंड फिर बीतने के बाद ये चीज़ है। 1 सेकंड बाद फिर देखेंगे तो फिर 9.8 इसमें से माइनस कर देंगे, तो स्पीड आपका 0 हो जाएगा। ठीक है? देखिए यहाँ पर स्पीड 1 सेकंड बाद फिर 0 हो गया स्पीड। यानी कि जब 29.4 मीटर पर सेकंड 29.4 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका गया है, तो गेंद 3 सेकंड में उसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये इतना ही स्पीड से क्यों फेंका गया है 29.4 से ही? कितने भी स्पीड से फेंकिए यहाँ पर, आप 50 की स्पीड से फेंकिए, 50 मीटर पर सेकंड से फेंकिए, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकिए, ठीक है, कितने भी स्पीड से फेंकिए, वो एक समय बाद आएगा कि वो स्पीड क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। लेकिन हमने ये 29.4 से इसलिए स्टार्ट किया कि आपको एग्जैक्ट एक डिजिट में जो सेकंड है वो एक डिजिट में मिले, कि 1 सेकंड बाद, कि 2 सेकंड बाद, कि 4 सेकंड, 3 सेकंड, जितने भी है। अब अगर 50 से फेंकेंगे, 50 मीटर पर सेकंड से, तो हो सकता है ये जो आपका टाइम हो सकता है 5.7 आओ या 6.2 हो, मतलब ऐसे दशमलव में आएगा ना आपका आंसर। इतने सेकंड बाद आपका स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज करेगा, यानी कि नीचे की तरफ स्पीड बढ़ने लगेगा, और नीचे की तरफ ऑसिलेशन भी है, नीचे की तरफ जी है, और नीचे की तरफ आपका यू क्या है? 0 यहाँ पर हो गया है। अब नीचे की तरफ स्पीड फिर बढ़ने लगेगा, वो फिर धीरे धीरे नीचे की, यानी कि डाउनवर्ड मोशन होने लगेगा। ठीक है, सेम उसी तरह जब जैसे स्पीड 0 था, अगर पूछा जाएगा 1 सेकंड बाद कितना स्पीड हो जाएगा, 1 सेकंड बाद स्पीड फिर हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकंड, यही वाला स्पीड हो जाएगा। फिर पूछा जाएगा 1 सेकंड बाद कितना स्पीड हो जाएगा, फिर इतना ही और ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 सेकंड बाद उसका स्पीड उतना ही बढ़ा देगा। तो 9.8 में 9.8 ऐड करेंगे तो ये 19.6 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद इतना स्पीड हो जाएगा। 3 सेकंड बाद फिर पूछेंगे तो ये 3 सेकंड बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से फेंका गया है उसी के हाइट के बराबर आ जाएगा 3 सेकंड में, और यहाँ पर स्पीड आपका हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। तो ये अपवर्ड ऊपर की तरफ है कि अपवर्ड मोशन हो गया, और नीचे की तरफ फिर डाउनवर्ड मोशन हो गया। तो अक्सर इसी में पूछा जाता है कि कब स्पीड, कितने सेकंड बाद स्पीड फेंकने के 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कितने सेकंड बाद 0 स्पीड हो जाएगा, कब वो डायरेक्शन चेंज करेगा, कब वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये पता किया जाता है। कब इसका स्पीड, जब 9.8 था पहली बार, और जब दूसरी बार 9.8 हुआ, तो उनके बीच का टाइम इंटरवल कितना हुआ, कितने बीच का टाइम डिफरेंस होगा, ये पूछा जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्वेश्चन में कभी कभी जी का वैल्यू नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो जी का वैल्यू हम अगर नहीं दिया रहा है बुक में, हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही यूज करेंगे। और कभी कभी आप देखते हैं क्वेश्चन में दिया रहता है जी का वैल्यू, हमें क्या यूज करना है? 10 10 इसलिए यूज बुक में दिया रहता है ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ये दशमलव में ना होकर आसानी से डिजिट में रहता है, तो घटा बढ़ा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं आसानी से जब जरूरत पड़े तो अगर मान लीजिए जी का वैल्यू 9.8 की जगह 10 हमें यूज करना हो, और यहाँ से कोई लड़का गेंद को फेंका है ऊपर की तरफ, और कितने स्पीड से फेंका है? 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है। मैं पूछूंगी कितने सेकंड बाद स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 10 यूज कर रहे हैं, तो 50 से 1 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि 10 ही घटाएगा। क्यों घट रहा है स्पीड? क्योंकि नीचे की तरफ जी है और ऊपर की तरफ वेलोसिटी है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो स्पीड घटता है। ठीक, 1 सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड बाद फिर 30 बचा रह जाएगा, 3 सेकंड बाद 20, 4 सेकंड बाद 10, 5 सेकंड बाद 0। इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 0। यानी गेंद ये जाते जाते ऊपर 5 सेकंड के बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? गेंद ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, 0 स्पीड हो गया है। अब जो ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे की तरफ काम करेगा, ऐसा नहीं कभी यहाँ से ऊपर की तरफ काम करेगा। हम चाहे 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, चाहे 4.2 सेकंड हो, या 5.6 सेकंड हो, जी का वैल्यू हमेशा नीचे की ही तरफ काम करेगा। ठीक है, अब जैसे ही स्पीड उसका 0 हो गया, तो ये असलेशन कहेगा कि अब तुम ऊपर नहीं जा सकते, अब नीचे ही आओगे। तो नीचे की तरफ ग्रेविटी करंट लगता है, उसका स्पीड नीचे की तरफ बढ़ जाता है। अब नीचे की तरफ वेलोसिटी भी हो जाता है, और नीचे की तरफ
जी भी लगता है, इसलिए उसका दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं। अब स्पीड धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, सेम वही प्रोसेस फिर होता है। हर 1 सेकेंड में 10-10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे मोशन स्टडी होता है आपका। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अनुसार हम यूज करेंगे। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 3 ना, तीनों को हम याद रखे रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो था। स्पेशल एक केस भी था जो फोर्थ वाला था, यहाँ पर फिर से अब लिख दे रहे हैं, तो सारे यूज होंगे आपके। u प्लस ए टी और s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर जो जनरल केस हम पढ़ते हैं तो ये लिखते हैं यहाँ पर त्वरण के लिए ना, लेकिन अब जब ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ए की जगह क्या यूज करेंगे, हम जी यूज करेंगे, और कोई डिफरेंस होता नहीं है। तो ए की जगह अगर हम जी यूज करेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी। सिंपली क्या करना, हमें ए की जगह बस जी लिख देना है, मोशन अपवर्ड और डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, वो साइन कन्वेंशन के अनुसार अपने आप यहाँ पर प्लस या माइनस आ जाएगा। अब अगर लेकिन अगर डायरेक्ट आप जानते हैं कि जब ऊपर की तरफ गेंद जा रहा है तो स्पीड घटेगा ही घटेगा, यानी कि जो स्पीड है वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम पहले ही अगर निगेटिव लगा देंगे तो तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। फॉरवर्ड मोशन, फॉरवर्ड मोशन में क्या होता है, यानी कि ऊपर की तरफ आपका u है और नीचे की तरफ आपका g है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए स्पीड घटेगा, तो फाइनल जो स्पीड होगा वो इनिशियल स्पीड से कम ही होगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस यूज कर लेते हैं जानते हुए, क्योंकि ये मोशन अपवर्ड है। ए की जगह हम जी यूज करेंगे, ये हो गया। अगर हमें यस वाला यूज यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत पड़े तो हम यहाँ पर यू टी और प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, या फिर हाइट के टर्म में अक्सर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर एस की जगह हाइट लिख दे रहे हैं 2gh। तो ये अपवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन लगेगा। ठीक है, और डाउनवर्ड मोशन के लिए लगाना है डाउनवर्ड मोशन के लिए, यानी कि जब गेंद ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होगी, यानी कि नीचे की तरफ u भी होगा और नीचे की तरफ g भी होगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या होगा, फाइनल स्पीड स्पीड बढ़ेगा ही। ठीक है, जैसे कि स्पीड यहाँ पर देखिए जीरो स्पीड है, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर 29.4। यहाँ पर किसी भी सेकंड बाद 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड बाद देखेंगे तो स्पीड बढ़ा हुआ ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए फाइनल स्पीड लिख देते हैं यहाँ पर, जो v है u प्लस जी टी लिख दें आप। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल स्पीड है उससे तो बढ़ा हुआ ही मिलेगा, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे तभी तो बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्लस वाला यूज करते हैं, एस वाला यूज करना है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh यूज कर लेंगे। ठीक है, थर्ड एक फोर्थ वाला इक्वेशन अगर यूज करना चाहें, एस एन बराबर यू प्लस हाफ जी 2n-1 है, ये यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपली कहा था वहां पर हम ए पढ़े थे, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, जी लगा दिया बस। और इसमें अगर लिखना हो अपवर्ड वाले में तो एस एन बराबर यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, हाफ जी 2n-1
तो इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ये आगे चलते हैं, मोशन इन फ्री फॉल। देखिए फ्री फॉल जब भी वर्ड आया ना, इसका कहने का मतलब हो गया कोई भी गेंद हो या कोई वस्तु हो, उसका इनिशियल स्पीड जो u है वो क्या है, जीरो है। यानी कि जीरो से स्पीड से छोड़ा गया है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंडर में। अब उसका स्पीड क्या हो जाएगा, तब नीचे की तरफ गिरने लगेगा वो वस्तु और उसका स्पीड बढ़ने लगेगा। तो ये इनिशियल स्पीड u जीरो होता है, और वो ग्रेविटी के अंडर जब गिरने लगता है तो उसका स्पीड नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं इसलिए स्पीड बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन यूज करते हैं ना, जो वही शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। जो भी हम यूज कर रहे थे, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हम यूज कर रहे थे, प्लस साइन यूज कर रहे थे। तो v बराबर जो u प्लस जी टी लिख रहे थे यहाँ पर, क्योंकि u ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फ्री फॉल मोशन हो रहा है, तो ये अगर जीरो हो ही जाएगा बचेगा क्या, ये इक्वेशन v बराबर जी टी यूज होगा। ठीक है, तो फ्री फॉल में ये इक्वेशन हम यूज कर लेंगे। दूसरा इक्वेशन था s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये था। तो जब u जीरो है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या बचेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ये सिंपली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो यू जीरो हो गया तो बचेगा क्या, वी स्क्वायर, ये क्या है, जीरो हो जाएगा, टू जी एच। ये हम इक्वेशन यूज करते हैं। फाइनली वी बराबर टू जी एच अंडर रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा इक्वेशन हो गया। और चौथा यूज करना था एस बराबर यू प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन था। तो यू जीरो होने से क्या हो जाएगा, ये अगर जीरो होगा तो एस बराबर हाफ जी टू एन माइनस वन। ये आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, जैसे आपको किसी बिल्डिंग की हाइट पता करना हो, तो हाइट पता करने के क्या तरीके हो सकते हैं, आप तो या वो इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाइए और ऊपर से नीचे तक पूरा नापिए, तब ये बिल्डिंग की हाइट पता चलेगी। दूसरा तरीका है, अगर आपको पता है कि इस बिल्डिंग के पास यहाँ पर जी का वैल्यू कितना यूज हो रहा है, 9.8। अगर 9.7 यूज होता है तो 9.7 यूज करते हैं, 9.9 यूज होगा तो 9.9 यूज करते हैं। तो अभी हमें नहीं पता तो जनरल केस में हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही यूज करेंगे। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो ये होम है, बिल्डिंग क्या होम ही है। तो इसका अगर हमें हाइट पता करना है तो क्या तरीका यूज कर सकते हैं, हाइट पता करना मतलब एक तरह से डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पता करना होगा। मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, और यहाँ से आप गेंद फ्री फॉल करवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर गेंद की स्पीड कितना रहेगा, u इज इक्वल टू जीरो रहेगा। और साथ ही साथ आपके पास अगर एक स्टॉप वॉच हो, जैसे ही आप गेंद छोड़े आप स्टॉप वॉच चालू कर लिए, और जैसे ही ये गेंद नीचे की तरफ गिरते हुए यहाँ पर पहुंचाए, यहाँ जैसे ही धरती पर टकराए गेंद, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही टकराए तो आप स्टॉप वॉच स्टॉप कर दिए हैं, यानी कि वहां से आपको टाइम पता चल जाएगा कि यहाँ से गेंद छोड़ने के बाद कितने सेकेंड बाद वो धरती पर गेंद आ गई है। तो सपोज मान लीजिए आपको 3 सेकेंड में गेंद नीचे की तरफ यहाँ पर धरातल पर टकरा गई है, एकदम एग्जैक्टली 3 सेकेंड पर। ठीक है, तो यू से छोड़े हैं, यानी कि यू तो जीरो ही है, जीरो स्पीड से छोड़े हैं और गेंद 3 सेकेंड बाद एग्जैक्टली धरातल पर गेंद आ गई है। तो यहाँ से बिल्डिंग की हाइट नापना इस फार्मूले से आसान हो जाएगा। ये एस क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से जब सीधी रेखा में चलती हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही बराबर होता है। यहाँ से आपका हाइट पता चल जाएगा, एस दूरी है या डिस्प्लेसमेंट है, या यहाँ पर होम के केस में हाइट लिख सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला लगा लीजिए, हाफ जी
टी स्क्वायर, तो जी का वैल्यू हम यहाँ पर 9.8 पुट करेंगे और टी है 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये बताइए 9.8 गुणे 9 डिवाइड बाई 2, ये आपको क्या बताएगा इस बिल्डिंग की, सॉरी ये इस होम की क्या है हाइट, यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको यहाँ से हाइट पता करना था कि यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये आप छत पर सबसे ऊपर यहाँ पर टॉप पर जाते हैं, यहाँ से गेंद गिराते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं कितना टाइम लग रहा है धरातल पर आने में। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका आ गया है 44.1 मीटर। क्योंकि सारा हम जो यूनिट रखे थे यहाँ पर एसआई यूनिट में रखेंगे, तो ये भी जो डिस्टेंस आएगा ये एसआई यूनिट में आएगा, और एसआई यूनिट डिस्टेंस का क्या होता है मीटर होता है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो इस होम का हाइट है वो 44.1 यानी कि इतना मीटर है, 44 लगभग 44 मीटर, 44 मीटर। तो कितना अच्छा ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जा रहा है इस फार्मूले का, कि आप इस होम का हाइट पता कर पा रहे हैं इस फार्मूले से। तो गेंद कोई भी हो, चाहे गेंद हो 200 ग्राम का हो या 400 ग्राम का हो या 1 केजी का हो, उसके मास पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से अगर दो गेंद गिराएंगे ना, एक मान लीजिए 200 ग्राम का गिराए हैं और एक 400 ग्राम का गिराए हैं, तो पूछा जाएगा कौन गेंद पहले गिरेगा। ठीक है, कौन गेंद पहले गिरेगा, आपको क्या लग रहा है जो ज्यादा मास है वो पहले गिरेगा? नहीं, वो दोनों एक साथ ही गिरेंगे। तो मास पर डिपेंड ही नहीं करता कि जो कोई वस्तु कितना ज्यादा मास का है, अगर मास ज्यादा है या कम है, वो नीचे एक साथ ही गिरेंगे। ठीक है, हाँ इतना हल्का ना हो मास कि वो हवा का इफेक्ट पड़ने लगे और उस वस्तु को रोकने लगे। यानी कि जो ग्रेविटी का जो नीचे की तरफ त्वरण लग रहा है, हवा के ड्रैग से वो ऊपर की तरफ लगने लगेगा। हवा का एक असलेशन, एक फोर्स लगने लगेगा गेंद पर ऊपर की तरफ। ठीक है, ये 200 ग्राम 400 ग्राम पर हवा कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के द्वारा है, चाहे हवा चले ना चले, वो तो नीचे की तरफ हमेशा जी काम करता ही रहेगा, ग्रेविटी, जो कि वैल्यू होता है 9.8। लेकिन इसको नेट में देखा जाए तो अगर हवा तेज चल रही हो, तो हवा के कारण अगर गेंद हल्की हो तो ऊपर एक अपवर्ड फोर्स भी लगने लगेगा, और उस अपवर्ड फोर्स के कारण इसका स्पीड क्या है ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा। एक तो ये जी नीचे की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये जो हवा है ये ऊपर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसलिए उसमें अंतर आ सकता है। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल क्या लिए हैं, नेग्लेक्ट कर लिए हैं, किए हैं हवा के प्रभाव का। और दूसरा कारण है हवा के प्रभाव को नेग्लेक्ट करने का कि हमने मास ही इतना लिया है 200 ग्राम 400 ग्राम का, कि इस पर हवा का इफेक्ट ना पड़े। तो जनरली हम जी का इफेक्ट ही देखते हैं, पढ़ते हैं, ये हवा का जो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये सब अगर अगर नेवी वगैरह या पायलट वगैरह बनते हैं तो उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं कि ऊपर की तरफ भी ड्रैग फोर्स लग रहा है, पृथ्वी का ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, नेट में कितना फोर्स किधर लग रहा है और कितना स्पीड बढ़ेगा, सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस आज टॉपिक है इसका लेक्चर का। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग डिस्टेंस? देखिए, जब भी कोई कार या गाड़ी चल रही हो आगे, अचानक से आप ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद आप क्या होता है चक्के पर पूरा जाम हो गया है, यानी कि कहने का मतलब चक्का अब नाच नहीं रहा है, लुढ़क नहीं रहा है। ठीक है, तो नहीं लुढ़क रहा है अब, उसके बाद अगर गाड़ी आगे की डायरेक्शन में था अगर इसका स्पीड, तो वो कुछ न दूर सरकने लगता है आगे की तरफ, अगर चक्का उसका पूरा लुढ़क नहीं रहा है, यानी कि जाम हो गया है, आपने ब्रेक लगाकर पूरा जाम कर दिया, उसके बावजूद भी वो गाड़ी क्या होती है कुछ न कुछ दूर आगे बढ़ती है सरक कर। तो कितना दूर आगे सरकती है, वो डिस्टेंस को ही स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला जाता है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो वैसे कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि आप कितने अ, उसका एक्शन टाइमिंग क्या है, कि जैसे आपको पता चला कि अब ब्रेक लगाना है एकदम, तो ब्रेक लगाते लगाते आप जैसे ही हाथ रखें, पैर रखें ब्रेक लगाने पर, वो पूरा फुल ब्रेक लगाते लगाते कुछ ना कुछ सेंटीमीटर आगे दूर चला ही जाता है। खैर वो भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ पर तब की बात करते हैं जब ये अब कार लुढ़क नहीं रहा है, अब कार क्या है अब सरक रहा है सिर्फ। ठीक है, तो जब जैसे ही पूरा फुल ब्रेक आप लगा दिए हैं और कार अब
कार का पहिया अब लुढ़क नहीं रहा है, अब सरक रहा है बस। तो सरकते सरकते जितना डिस्टेंस गया है वहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंस उसी को बोला जाएगा। अब ये सड़क कैसा है, सड़क और गाड़ी के बीच जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा है, वो सारी चीजों पर डिपेंड करता है ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कि कितना दूर जाएगा। मौसम कैसा है, क्योंकि वेदर कभी कभी ये जो, अगर मान लीजिए बारिश हुई रहती है तो सड़क क्या है, गीली हुई रहती है, गीली रहती है, तो क्या है, ये जो गाड़ी है ये सरकते सरकते काफी दूर चली जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन कम लगेगा। फ्रिक्शन कम लगने की वजह से ये काफी दूर चली जाती है। तो इसलिए कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, और इसलिए बोला जाता है कि आपको इसका नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आपको पता रहे कि अगली गाड़ी जो आगे आपकी चल रही है उससे कितना मिनिमम डिस्टेंस पीछे रहे, कम से कम इतना डिस्टेंस पीछे रहे, ताकि अगर ब्रेक लगाए भी तो गाड़ी वो जाकर टकराए ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जब भी कार आपके सामने से कार चल रही हो तो एक मिनिमम डिस्टेंस बना कर रखा जाता है कि उससे ज्यादा दूर हो, उसे नजदीक ज्यादा ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले वाले फिगर में आप देख रहे हैं काफी गाड़ी नजदीक है एक दूसरे के, तो ऐसा नहीं चलाना चाहिए। काफी कुछ डिस्टेंस रहे तब आप कार चलाइए तो सेफ रहेगा। वो अगर अचानक से ब्रेक लगाना भी पड़े तो आपको टाइमिंग मिले कि ये गाड़ी सड़क कर कुछ ना कुछ दूर जाएगी लेकिन वो टकराएगी नहीं। टाइमिंग के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो कह सकते हैं आप कि अगली वाली कार जो चल रही है आपके सामने वाली कार, कम से कम 3 सेकंड का अंतर होना चाहिए कि ब्रेक लगाने के बाद आपको लगेगा अगर 3 सेकंड में उसके पास पहुंच जा रही है कार आपकी, तो समझिए वो थोड़ा सा रिस्की वाला मामला होता है। अगर 3 सेकंड से ज्यादा टाइमिंग लग रहा है, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड लगेगा, समझिए आपका अगर अचानक से ब्रेक लगाने की भी जरूरत पड़े तो 6 सेकंड बहुत होता है, 6 सेकंड में आप कंट्रोल कर लेंगे उस गाड़ी को अपने। ठीक है, लेस देन 3 सेकंड, ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लगाने के बाद 3 सेकंड के पहले ही अगली गाड़ी से टकरा जाएगी या उसके पास चली जाएगी, तो ये रिस्की मामला होता है। वो इससे बचकर ही रहना चाहिए। टाइमिंग हमेशा कम से कम रहे 5 सेकंड, 6 सेकंड से ऊपर। ठीक है, सेफ्टी के लिए आप 6 सेकंड यूज कर सकते हैं, वो सेफ रहेगा। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, अब कैलकुलेट कैसे किया जाए कि कार हमारी इतनी स्पीड से जा रही है और वो कितना दूर सरक कर जाएगी, हमारी अगले वाली कार कितने दूर है, या उससे टकरा जाएगी या उससे बच जाएगी, ये कैसे पता चलेगा, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस से निकाल कर ही पता चलेगा। कैसे निकाला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब इसको देखते हैं। जैसे एक सीधी सड़क है, उस पर हमारी कार चल रही है, ठीक है, कितनी स्पीड से चल रही है, जैसे आपको पता चले, आपको समझ लेते हैं यू स्पीड से चल रही है और आपको ब्रेक लगाना है। तो ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी कुछ ना कुछ दूर जाके और रुक जाएगा, आप ब्रेक लगाए हैं तो। सपोज मान लीजिए यहाँ पर आपका फाइनल स्पीड आकर गाड़ी का 0 हो गया है। ठीक है, इनिशियल स्पीड यू है, ये यू से चला था, तो यू से चला था, वी आपका 0 हो गया है। और जब ब्रेक लगाए हैं इसका मतलब पीछे की तरफ असलेशन होगा ना, आगे की तरफ यू है। अब यहाँ से जब पीछे की तरफ असलेशन लग रहा है यानी कि ब्रेक लगाने के बाद, तो इसका स्पीड कार का धीरे धीरे घटने लगेगा, घटते घटते एक समय आएगा कि 0 हो जाएगा। तो कितना डिस्टेंस चलेगा, उस डिस्टेंस को अगर हम बोल दें एस, तो कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा आसानी से। यहाँ पर रख लीजिए, v का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। इनिशियल स्पीड u प्लस 2as, हमें एस ही पता करना था। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इस एस यू को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर s का वैल्यू निकाला जाए तो माइनस यू स्क्वायर अपन 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन ये निगेटिव में है नहीं। क्यों, क्योंकि ये असलेशन जो है देखिए स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर असलेशन का काम क्या है, यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, प्लस की तरह की माइनस की यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो असलेशन है वो माइनस खुद है।
जब यहाँ पर माइनस एक्सेलरेशन खुद रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपने आप ये डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाएगा। ये माइनस इसलिए आ रहा है कि हम जनरल केस की तरह निकाले हैं, पता नहीं कि ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो जैसे हमें वैल्यू पता था हमने निकाल दिया, तो ये जनरल तरीके से निकाला जाता है। अगर वही हमें प्रैक्टिकली देख कर सोच कर लगाना हो तो हम पॉजिटिव में भी ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पता चला है कि आपको फाइनल स्पीड 0 होने वाला है, यानी कि एक्सेलरेशन और जरूर हो कि ये तो मस्ट है कि अपोजिट डायरेक्शन में लग ही रहा होगा, इसलिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं तब जो प्लस है, प्लस की जगह अगर हम माइनस यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए यस यूज करेंगे, ये इसको राइट साइड लेफ्ट साइड लेते जाइए और 2a से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आएगा ये पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि जो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमने यूज किया है, हमने पहले ही यहाँ पर निगेटिव इसका साइन ले ही लिया है, ठीक है। जब साइन पहले ही ले लिए तो यहाँ पर अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेलरेशन जो भी है यहाँ पर पुट कर रहे हैं और साइन अपने आप पहले ही लगा दिए हैं, तो यहाँ पर बस सिर्फ मैग्नीट्यूड है अब नीचे वाले एक्सेलरेशन में, क्योंकि साइन हमने पहले ही यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, और ये भी वैल्यू इस और इन दोनों को मिलाकर ये क्या है, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस पॉजिटिव है और ये भी डिस्टेंस पॉजिटिव है, अंतर कुछ नहीं है दोनों में। अंतर सिर्फ क्या है कि यहाँ पर माइनस आ रहा है, दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन नेगेटिव की तरह यूज हो रहा है और यहाँ पर हमने ऑलरेडी नेगेटिव रख दिया था, तो यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस इस तरह आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा और इसी को बोला जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो u² / 2a, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, एक बंद कर लेते हैं ये वैल्यू। तो क्या ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली निकाल सकते हैं कि फाइनल स्पीड जब 0 हो जाएगा तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे और जैसा वैल्यू रहेगा वो वैल्यू पुट करके हम आसानी से निकाल सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक। तो इस लेक्चर को पढ़ने से आपको क्या फायदा मिला, किसी भी वस्तु को आप जब ऊपर फेंकते हैं या नीचे वस्तु आती है, क्यों स्पीड घटने लगता है या बढ़ने लगता है, इसका रीजन आपने पता किया, और कैसे मोशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, कितने टाइम पर उसका स्पीड हो जाएगा, कब उसका स्पीड 0 हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। साथ ही साथ ये भी पता चला कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, ताकि आप जब कार वगैरह ड्राइव करें व्हीकल, तो आप डिस्टेंस एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें ताकि आपको कोई दुर्घटना ना हो। और ऐसे ऐसे नॉलेज हम जब गेन करते हैं तो हमारे में एक समझ बढ़ती है, अरे डेली लाइफ में जो भी यूज होता है उसका कुछ ना कुछ रीजन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आता है। तो ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और उसका सलूशन हम आपको बता देंगे फिर। तो मुझे लगता है ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।